नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रोग्राम के शुरू में ही निवेदन कर दें कि अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अग्रसारित करना यानी अपने मित्रों को भेजना भी ना भूलें। और अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप सहयोग कर सकते हैं। 27 अगस्त से यानी बीते कल से यूएस के द्वारा लगाया गया 50% का टैरिफ लागू हो गया है और इस पर दुनिया भर की टिप्पणियां भी आ गई हैं, आ रही हैं। खास तौर से पश्चिमी जगत का जो मीडिया है, उसके एडिटोरियल भी आए हैं, उसके लेख भी आए हैं, उसकी कुछ टिप्पणियां भी आई हैं, कुछ अर्थशास्त्री, अर्थवेत्ता और कुछ टिप्पणीकारों की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एक पॉलिसी है दबाव बनाने की, धमकियां देने की और अपनी बात मनवाने की, यानी आक्रामक जो टैरिफ नीति है, उसकी वजह से ये स्थितियां बन रही हैं, न केवल भारत के साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ। चूंकि भारत पर सर्वाधिक टैरिफ लगा है, इसलिए इसका जो नोटिस है वो अधिक लिया गया है। लेकिन अब धीरे-धीरे कुछ चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, कुछ परतें खुल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के वैसे तो एक के बाद एक बहुत सारे ऐसे बयान आए हैं और इनके कुछ ऐसे कृत्य, कुछ ऐसे फैसले सामने आए थे जिनकी वजह से बात बिगड़ती चली गई। लेकिन एक बयान था डोनाल्ड ट्रंप का जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी नाराज कर दिया। और एक खबर आई थी 15 अगस्त के हमारे राष्ट्रीय फंक्शन से पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25 अगस्त को उनकी टीम दिल्ली में आने वाली है ट्रेड डील पर आगे बातचीत करने के लिए, उसको फिलहाल रोक दिया है। लेकिन वो ट्रंप ने नहीं रोका था। सूचना ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बयान की वजह से नाराजगी के चलते अमेरिका की टीम को रोका गया था। ये कहा गया था कि आप अभी दिल्ली ना आएं। क्या था वो बयान? बयान था जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड है। यानी डेड इकोनॉमी वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी नाराज हो गए थे और जो अमेरिका की ट्रेड डील वाली टीम यहाँ आने वाली थी बातचीत को छठे दौर में ले जाने के लिए, उसको भी रोक दिया गया था। और जो ये सूचनाएं आ रही हैं, जर्मनी के एक अखबार ने जो कहा है कि करीब 4 कॉल या 5 कॉल जो हैं वो ट्रंप की तरफ से की गई और प्रधानमंत्री फोन पर नहीं आए यानी रिसीव नहीं की। इस पर ना तो नई दिल्ली ने अभी तक कोई खंडन किया है और ना ही वॉशिंगटन से किसी तरह का कोई खंडन आया है। यानी घटनाएं हुई हैं। वॉशिंगटन ने दिल्ली से बात करने की कोशिश की, यानी ट्रंप चाहते थे कि मोदी से एक बार बात हो जाए और चीजों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कई चीजें ऐसी हो गई थी और चूंकि भारत सरकार के पास, अब मोदी सरकार के पास शक करने के बहुत सारे कारण जमा हो चुके हैं, सूचनाएं मिल चुकी हैं और उन घटनाओं के चलते जो तल्खी है, जो अविश्वास है, वो चरम पर पहुंचा है। इसलिए ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना ट्रेड हम यूएस से करते थे और खास तौर से जिन सामानों पर अमेरिका ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, यानी सैंक्शन के तौर पर,
ये कहते हुए कि आप रूस से ईंधन खरीद रहे हैं, जो किसी के गले उतर नहीं रहा है। क्योंकि रूस से सर्वाधिक ईंधन अगर कोई खरीद रहा है तो वो चीन है। उस पर आप 30% टैरिफ लगाएंगे, और जो सर्वाधिक नहीं खरीद रहा है, अपनी 140 करोड़ की आबादी के मद्देनजर खरीद रहा है, उस पर आप 50% टैरिफ लगाएंगे, तो ये किसी के गले नहीं उतरेगा। और दो बयान 27 अगस्त को आए हैं। एक आया है इनके वित्त मंत्री बेसेंट का। उन्होंने कहा है कि साहब, भारत और अमेरिका के बीच में बड़े जटिल रिश्ते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि केवल यूएस रूस से भारत के तेल खरीदने पर यह 50% टैरिफ नहीं लगाया गया है। ये महत्वपूर्ण बयान है, ये महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति है। तो फिर और कौन से कारण हैं जिनकी तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया था? और उन्होंने कहा था कि हम अपने किसानों यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, अपने डेयरी सेक्टर और अपने मछुआरों और इस तरह के जो छोटे उत्पादक हैं, उनके हितों से, राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना भी दबाव बना ले। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि उनका जो कृषि उत्पाद है उसके लिए हम अपना मार्केट खोलें। इसके लिए प्रेशर बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से ये बातचीत काफी लंबी खिंच रही थी, जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और मैंने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि ब्रिटेन के साथ तो हमारी बातचीत 4 साल तक चली है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कभी 9 जुलाई की डेडलाइन रख रहे थे, कभी 1 अगस्त की डेडलाइन रख रहे थे। और चाइना के साथ तो उन्होंने बातचीत की डेडलाइन अभी 3 महीने फिर से बढ़ा दी। 3 महीने पहले बढ़ाई थी, 3 महीने फिर बढ़ा दी, लेकिन भारत को रियायत ना देकर के 50% टैरिफ उन्होंने थोप दिया। दोनों नेताओं के बीच में जो तनाव बढ़ा है, इसकी वजह एक्चुअल में कई हैं। और ये सब चीजें, ये सब डेवलपमेंट के 4 फोन कॉल और मोदी जी ने वो नहीं ली, ये बाद की घटनाएं हैं, लेकिन उससे पहले उनके कई बयान और जो आक्रामकता दिखा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं भारी भरकम टैरिफ लगा दूंगा कि आपका सिर चकरा जाएगा। और ट्रंप अभी भी इतने तनाव के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। 27 अगस्त को उन्होंने फिर से ये बयान दे दिया, और यहां तक कि उन्होंने क्या कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया, ये भी वो डायलॉग बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको फिर से राहुल गांधी ने बिहार की अपनी एक सभा में अस्त्र बना करके और बहुत भोंडे तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री के बारे में फिर से अटैक किया है। तो ये सारी हरकतें डोनाल्ड ट्रंप की एक्चुअल में रिश्तों को और खराब कर रही हैं, और ऐसा लगता है कि अब भारत ने ये फैसला कर लिया है कि आगे बढ़ा जाए, यानी केवल अमेरिका के साथ ट्रेड डील की बातचीत में ना उलझ करके चीजों को अब आगे बढ़ाया जाए। और जो जानकारी मिली है वो ये है कि करीब 40 देश, 40 प्रमुख बाजार, जिन जिन चीजों का निर्यात हम अमेरिका के साथ करते थे, उनके लिए अब विश्व के 40 बड़े बाजार तलाश किए गए हैं। और इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं उनका यूज किया जाएगा, जो प्रदर्शनियां लगती हैं उनमें, और जो खरीदार और विक्रेता के बीच में मीटिंग्स होती हैं, डील होती हैं, उनका यूज किया जाएगा। अपने सारे जितने मिशन हैं, उच्चायोग हैं, दूतावास है, वाणिज्य दूतावास है, उन सबको सक्रिय किया गया है
अलग अलग देशों में इसकी सप्लाई कितनी त्वरित गति से हो सकती है और कितने देशों से हमारे मुक्त व्यापार समझौते हो सकते हैं। 15 से ऑलरेडी या तो हो चुके हैं या वो सिरे चढ़ने वाले हैं, चढ़ रहे हैं। तो वो सब चीजें तलाश करनी शुरू की हैं। ये जानकारी मिली है कि खास तौर से टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ाने के लिए आउटरीच प्रोग्राम जो है वो करने का फैसला भारत ने लिया है। और इनमें यूके है, इनमें जापान है, दक्षिण अफ्रीका है, इसके अलावा दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका नहीं, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, कनाडा है, रूस है, मैक्सिको है, बेल्जियम है, तुर्की है, यूएई है और ऑस्ट्रेलिया है। इन देशों में एक सघन अभियान आउटरीच के लिए चलाया जा रहा है और जिन चीजों पर असर पड़ेगा, ये 50% टैरिफ जो लगाई है अमेरिका की तरफ से, उसमें टेक्सटाइल है, जो रत्न है, आभूषण है, जो झींगा है, चमड़ा है, जूते हैं, रसायन है और मशीनरी है। इन सेक्टर पर एक्चुअल में फर्क पड़ेगा। इस समय भारत 220 देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को रन कर रहा है और निर्यात करता है। इनमें कुछ देश ऐसे चिन्हित कर लिए गए हैं इस पूरे प्रकरण के बीच में ही, जिनमें यूके है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जो एक्चुअल में विविधीकरण की कुंजी माने जा रहे हैं। यानी अनेक ऐसे सामान हैं जो इनको दिए जाते हैं और अकेले टेक्सटाइल, जो ये करीब 40 देश पहचान की गई जिनकी, वो अकेले टेक्सटाइल और इस तरह की चीजों पर ही 590 अरब रुपया सालाना खर्च कर रहे हैं। ये सारी जानकारी जुटाई गई हैं और भारत का कहना ये है कि अभी इन देशों को जो हम निर्यात कर रहे हैं, 5 से 6% के आसपास ये निर्यात है। तो यहाँ बहुत संभावनाएं हैं इसको आगे बढ़ाने की। अगर भारत से अमेरिका को निर्यात घटता है इन चीजों का, तो इससे किन देशों को फायदा होगा? इनमें हमारे पड़ोसी ज्यादा हैं, बांग्लादेश है, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया और इंडोनेशिया। तो वैकल्पिक बाजारों की जो तलाश है वो लगभग पूरी हो गई है। अब उसको जमीन पर उतारने की बात है और ये भी तय किया गया है कि मुक्त व्यापार समझौतों में तेजी लाई जाए। ये भारतीय पक्ष ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ा है और फिर युद्ध में जो जो भूमिकाएं निभानी होती हैं और करने पड़ते हैं उपाय, वो भारत अब करेगा, उस दिशा में बढ़ गया है एक्चुअल में। दो महत्वपूर्ण बयान 27 अगस्त को यूएस में भारत के राजदूत रह चुके हैं हर्षवर्धन सिंगला, जो अब राज्यसभा के सदस्य हैं। उनका कहना यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका रास्ता कोई ना कोई निकट भविष्य में निकलने वाला है, निकल आएगा। और चूंकि दोनों देशों के बीच में बहुआयामी रिश्ता है, केवल ट्रेड जो है वो एक रिश्ता नहीं है, कई दूसरे भी हमारे उससे रिश्ते हैं। तो उनका कहना यह है कि दूसरे देशों के मुकाबले अमेरिका के साथ हमारे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते हैं और ये तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब क्वाड सम्मेलन में, समिट में भाग लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मतभेद खत्म होंगे, ये जो 50% टैरिफ है ये भी हवा हो जाएगा और फिर से दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। ये जो इनके वित्त मंत्री हैं, एक तो इनके ये वित्त मंत्री
जो जॉर्ज सोरोस के साथ लंबे समय तक काम कर चुके हैं और डीप स्टेट के भी ये आदमी माने जाते हैं। एक तो ये, और एक जो व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार, ट्रंप के आर्थिक सलाहकार, व्हाइट हाउस के भी नहीं, ट्रंप के जो आर्थिक सलाहकार हैं नवारो, इन दोनों को खलनायक माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच में जो भी कशीदगी है, जो भी इस समय तनाव है, इसके लिए ये दोनों जिम्मेदार माने जा रहे हैं। तो ये स्कॉट बेसेंट जो इनके आजकल वित्त मंत्री हैं, उनका एक बयान आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि दोनों देशों के बीच में बड़े जटिल रिश्ते हैं, लेकिन जल्दी ही फिर से हम साथ आ जाएंगे, समझौता हो जाएगा, यानी ट्रेड डील वो पटरी पर जो उतर गई है, पटरी पर आ जाएगी। और इनका ये भी कहना था कि भारत का जो इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीने हैं, उनमें अमेरिका के लिए जो निर्यात है वो 21% से ज़्यादा बढ़ा है। और चूंकि ट्रंप और मोदी के रिश्ते जो हैं वो अच्छे हैं, अच्छी समझबूझ है, इसलिए जो भी संकट है इस समय, जो भी मसले हैं उनको सुलझा लिया जाएगा। तो ये तो है इनका बयान। लेकिन कुछ चीजें जिनकी वजह से ये रिश्ते खराब हुए हैं, उन पर बात करना बहुत जरूरी है। जैसे जो अब तक सूचनाएं मिली हैं भारत सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसका कुल मिलाकर के जिस्ट ये निकाला जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर में घुसने की एक कोशिश हो रही थी दबाव बना करके, ये एक्चुअल में एक बड़ी साजिश थी। और इसको जो हमारा विपक्ष है वो भी हाथों हाथ लेने वाला था एक अवसर के तौर पर, क्योंकि इसके बाद फिर से देश में वही हालात पैदा करने थे इनको जो 2021 में हमने दिल्ली में देखा था। 13 महीने तक किसान आंदोलन एक नरक होना था। किसानों को ये भड़काने वाले थे, मछुआरों को भड़काने वाले थे, इसके अलावा जो डेयरी उद्योग से जुड़ा हुआ सेक्टर है उसको भी ये भड़काने वाले थे। दूसरी बात, जब G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी कनाडा पहुंचे थे और डोनाल्ड ट्रंप उनको बुलाने की कोशिश कर रहे थे वाशिंगटन कि आप यहां से होकर के निकल जाइए, वो भी एक जाल बिछाया गया था, फैलाया गया था। यानी अचानक प्रधानमंत्री मोदी और मुनीर को एक साथ कैमरों के सामने ला करके ये मोदी को राजनीतिक संकट में डालना चाहते थे भारत के भीतर। और उसके बाद यहाँ क्या होने वाला था, कैसा माहौल होने वाला था, ये सोचने का विषय है और बस कल्पना करने की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों ही जालों में नहीं फंसे, चक्रव्यूह में नहीं फंसे, और राजनीतिक सूझबूझ के चलते उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इरादों को, डीप स्टेट के भी इरादों को चकनाचूर कर दिया, दफन कर दिया एक तरीके से। दूसरी बात यह है कि ये जो थियरी आई है, ये जो कहा जा रहा है, इस बात से भी इसकी पुष्टि होती है कि अकेले भारत पर ही डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का भारी भरकम टैरिफ थोपा है या फिर ब्राजील के ऊपर थोपा है। तो केवल भारत को टारगेट बनाना, इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? और अपनी तरफ से उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया था, जबकि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे होने वाली थी। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, वो भी विपक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटैक की एक वजह बना था। ये कहा गया था कि किसी तीसरे देश की या डोनाल्ड ट्रंप की
युद्ध रुकवाने में या सीज फायर का ऐलान करने में क्या भूमिका हो सकती है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई ऐसे हमले किए हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असहज स्थितियों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक भंवर में वो फंसते फंसते बचे। और ये सब क्यों किया गया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और प्रेशर में वो नहीं आ रहे थे। जैसा वो चाहते थे वैसी ट्रेड डील पर हम लोगों ने साइन करने का फैसला नहीं किया था। और अहम बात ये कि जो क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को मिलना चाहिए था, वो क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद हड़पने की कोशिश की और बार बार ये कहा कि सीज फायर मैंने कराया। अभी भी वो बाज नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके बीच में जो तनाव बढ़ा है और जो चरम पर पहुंचा है उसकी ये बड़ी वजहें हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से अब चुनाव में राहुल गांधी ट्रंप का नाम ले लेकर के डेड इकोनॉमी और तमाम दूसरी चीजें और सीज फायर को लेकर के और मैंने मोदी को ये कहा, मोदी ने ये कहा, तो ये सारी चीजें ले करके जिस तरीके से राहुल गांधी हमले बोल रहे हैं, इससे भी तनाव ये बढ़े हैं। अच्छा, अगर इनकी बात मान लेते नरेंद्र मोदी या भारत सरकार, तो महंगाई बढ़ने वाली थी, किसानों की हालत खराब होने वाली थी, डेयरी सेक्टर तबाह होने वाला था, आंदोलन होने वाला था, अराजकता पैदा होने वाली थी, की जाने वाली थी। और जो ये सपने देख रहे हैं सारे मिलकर के कि बांग्लादेश जैसी सिचुएशन पैदा कर दो और जैसे वहां पर शेख हसीना का तख्ता पलटा गया है वैसा भारत में भी पलट दो, जो कभी होने वाला नहीं है। चाहे ट्रंप जोर लगा ले या कोई दूसरी ताकत लगा ले या यहाँ की या बाहर की ताकतें जो जोर लगा लें, बांग्लादेश बांग्लादेश है, भारत भारत है। भारत इतना विशाल देश है और यहाँ की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल एकदम अलग है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर खेल किसी एक बयान ने बिगाड़ा है तो वो है डेड इकोनॉमी बताना भारत को। क्योंकि पिछले 10-11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की अथक कोशिशों प्रयासों का नतीजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें स्थान पर थी 2014 में, वो अब विश्व में फोर्थ लार्जेस्ट बन चुकी है और अगले 1.5 साल में 2 साल में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की राह पर बढ़ रही है, जिसको अब डोनाल्ड ट्रंप और कुछ दूसरी ताकतें रोकने की कोशिश कर रही हैं, साजिशें कर रही हैं। आखिर में एक बार फिर आपसे निवेदन, अगर आपको ये चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।